नमस्कार साथियों, इस वीडियो में चर्चा करेंगे जो उत्तर प्रदेश पीसीएस में टॉपर रही हैं, फर्स्ट रैंक जिनका आया है उनका नाम है अनुज नेहरा। इन्होंने इंटरव्यू में इनसे कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे और इन्होंने किस प्रकार से उस प्रश्नों का जवाब दिया था, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इनसे 12 प्रश्न प्रमुख रूप से पूछे गए थे। कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे उसके बारे में चर्चा करेंगे, उन्होंने किस प्रकार से उसको जवाब दिया, जिसके कारण से उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पहला रैंक ला करके पूरे उत्तर प्रदेश पीसीएस में उन्होंने टॉप किया है। तो ये इनकी तस्वीर है, देख सकते हैं। ये है अनुज नेहरा जी और ये चमकता हुआ चेहरा मैं हूँ। तो अनुज नेहरा जी से 12 प्रश्न उत्तर जो पूछे गए थे इंटरव्यू में, उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले उनसे पूछा गया था अपना परिचय दीजिए। जैसे एंटर करी, रूम में एंटर करी तो उनसे पूछा गया कि अपना परिचय दीजिए, यानी कि जब वो सीट पे बैठ गई तो उनसे पहले इंट्रोडक्शन पूछा गया था। इंट्रोडक्शन में उन्होंने क्या बताया, उसकी हायरार्की क्या थी। सबसे पहले उन्होंने नाम बताया अपना, फिर पता बताया, स्कूलिंग बताई, फिर ग्रेजुएशन की, फिर हॉबी। यानी कि सर मेरा नाम अनुज नेहरा है, मैं पानीपत के हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, मेरी स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय से हुई है, मेरा ग्रेजुएशन बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स में हुआ है हंसराज कॉलेज डीयू 2013 में, और मेरी हॉबी पोएट्री राइटिंग और डायरी राइटिंग है। इस प्रकार से जिसका अपना परिचय जिस तरीके से हो तो इस हायरार्की में बता सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना अगर बताना चाहूँ कि सर मेरा नाम सागर तिवारी है, मैं प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, मेरी स्कूलिंग प्रतापगढ़ से ही हुई है, और मेरा ग्रेजुएशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुआ है फला फला सब्जेक्ट से, मेरी हॉबी पोएट्री राइटिंग, डायरी राइटिंग और वीडियो मेकिंग है। इस प्रकार से मैं अपना बता सकता हूँ। और हर एक प्रश्न में आपका क्या उत्तर हो सकता है उसको भी कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि इस प्रश्न के संदर्भ में आप अपना उत्तर क्या देना चाहेंगे। दूसरा प्रश्न उनसे पूछा गया था, चूंकि वो सोनीपत की थी, पानीपत की थी। अनुज नेहरा जी जो हैं वो पानीपत की थी, पानीपत जो कि हरियाणा में है। तो उनसे पूछा गया था कि बागपत, सोनीपत, पानीपत, ये जितने भी पत हैं तो इस पत का मतलब क्या होता है। तो उन्होंने ठीक से पत का मतलब बता नहीं पाया था अनुज नेहरा जी ने, तो हम इसको समझ लें। अब अनुज जी से पूछा गया था कि पत क्या होता है तो वो नहीं बता पाई, तो ये हमारे लिए अच्छा चांस है कि हम इसको जान जाएं कि पत क्या चीज़ होता है। तो पांडवों ने कौरवों से 5 गांव मांगे थे। जब महाभारत काल में जो पांडव थे, पांडव में 5 भाई थे, उन्होंने कौरवों से 5 गांव मांगे थे अपने रहने के लिए, लेकिन कौरवों ने मना कर दिया था। लेकिन पांडवों ने उसको किसी तरीके से हासिल कर लिया। वो जो 5 गांव थे वो थे पानीपत, सोनीपत, बागपत, तिलपत, वरुपत। ये पांचों नाम याद रहना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बताने के लिए इंटरव्यू में। तो पहला पानीपत, सोनीपत, बागपत, तिलपत, वरुपत। पानीपत का पुराना जो नाम है, महाभारत काल में जो इसका नाम था उसका नाम है पांडुप्रस्थ। तो इसमें जो 5 गांव हैं, ये अभी तो ये पांचों एक ज़िले के रूप में हैं, लेकिन उस समय ये गांव के रूप में थे। तो ये जो पांचों गांव थे, तो 5 गांव के लिए इनको प्रस्थ कहा जाता था। प्रस्थ मतलब 5 और पत मतलब भी 5। और दिल्ली का भी पुराना नाम जो है वो इंद्रप्रस्थ था। तो पांडव बंधुओं ने जो 5 शहर स्थापित किए थे उसी को प्रस्थ कहते हैं, और उसी के नाम पे पत पड़ा। पत मतलब 5 होता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर दिया जा सकता था कि सर महाभारत काल में पांडवों ने कौरवों से 5 गांव मांगे थे। उन पांचों के नाम पानीपत, सोनीपत, बागपत, तिलपत, वरुपत है। चूंकि ये 5 गांव थे तो प्रस्थ इनको कहा गया, और प्रस्थ मतलब 5 होता है, उसी को हरियाणवी या उस समय के लोकल लैंग्वेज में पत कहा जाता था। तो बागपत, पानीपत, सोनीपत में जो पत वर्ड यूज़ किया गया है वो 5 के लिए यूज़ किया गया है। इस प्रकार से हम इसका आंसर बता सकते थे। तीसरा प्रश्न अनुज नेहरा जी से पूछा गया था कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश की महिलाओं की स्थिति के बारे में थोड़ा सा बताइए। चूँकि वो हरियाणा की थी और वो उत्तर प्रदेश पीसीएस में टॉप की थी, तो उनसे प्रश्न पूछा गया था कि हरियाणा और यूपी में महिलाओं की क्या स्थिति है, वो चर्चा कीजिए। तो उन्होंने इसका आंसर बहुत ही शानदार बताया था, लेकिन कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं जिसके बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी होना आवश्यक है। तो मैंने इसमें लिखा हुआ है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की महिलाओं की स्थिति का आकलन अगर करना होगा तो हम 2 चीज़ पे आकलन कर सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में समय कम होता है। उत्तर प्रदेश पीसीएस में मुश्किल से 12-15 मिनट का इंटरव्यू होता है, छोटा सा इंटरव्यू होता है।
तो उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें बताने का स्कोप नहीं होता है। थोड़ी सी चीज़ें फटाफट बता देने से काम चल सकती हैं, लेकिन जो थोड़ी सी चीज़ें बताएंगे वो बहुत ज़्यादा कड़ी हों, बहुत ज़्यादा एकदम मिली हुई हों, बहुत ज़्यादा टाइट हों, ताकि थोड़े से चीज़ बताने में उसका बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन ना करना पड़े और थोड़े समय में इंटरव्यू शानदार तरीके से निकल जाए। तो हम बता सकते हैं कि जो साक्षरता दर, पहला हम बता सकते हैं साक्षरता दर में हरियाणा जो है उसका 75.75% है, जिसमें फीमेल का 66% लिटरेसी रेट है और पुरुषों का 84% लिटरेसी रेट है। जबकि यूपी में 70% हम मान लें इसको, 69.7 लिखा हुआ है, तो 70% यहाँ पर लिटरेसी रेट है। फीमेल का 60% है और मेल का 80% यहाँ पे लिटरेसी रेट है। और लिंगानुपात दूसरा हम अगर आकलन करेंगे तो लिंगानुपात ले सकते हैं, जिसको हम सेक्स रेशियो बोल सकते हैं। तो हरियाणा में सेक्स रेशियो 879 879 879 महिला हैं 1000 पुरुषों पर, और यूपी में 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं हैं। ये लिंगानुपात हैं। और पूरे भारत में अगर लिंगानुपात देखा जाए तो 918,000 पुरुषों पर है, और जबकि लिटरेसी रेट पूरे इंडिया में देखा जाए तो 74% है। अगर ये इसका उत्तर बताएंगे हम, थोड़ा सा इसके लिए सॉल्यूशन भी बता सकते हैं तो उत्तर और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि अनुज नेहरा जी पानीपत की हैं और पानीपत से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का शुभारंभ किया गया था। कब किया गया था? तो 22 जनवरी 2015 को इसको लॉन्च किया गया था। और इस समय 2016 में जो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट थी साक्षी मलिक, उनको इसका ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। और इसको इसलिए बनाया गया ताकि महिलाओं में जो एक जागरूकता की कमी है, उनका जो एबॉर्शन करा दिया जाता है गलत तरीके से, उन सब पे रोकथाम मिले और बच्चियों को पढ़ाया लिखाया जाए ताकि वो भी अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। तो इस प्रकार से इसका आंसर किस तरीके से दिया जा सकता था कि सर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों की ही स्थिति महिलाओं के क्षेत्र में अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी यदि कंपैरिजन करें तो लिटरेसी रेट में हरियाणा 75.5% है, जिसमें फीमेल केवल 66% लिटरेट हैं, जबकि पुरुष 84% लिटरेट हैं। जबकि उत्तर प्रदेश में देखें तो यहाँ पर 70% लिटरेसी रेट है, जिसमें 60% महिलाओं का है और 80% लिटरेसी रेट पुरुषों का है। जबकि पूरे भारत का स्तर पर देखें तो 74% लिटरेसी रेट है। उत्तर प्रदेश में लिटरेसी रेट पूरे भारत के लिटरेसी रेट से बहुत ज़्यादा कम है, जबकि हरियाणा में भी लगभग वही स्थिति है। हालांकि हरियाणा और यूपी में तुलना करेंगे तो हरियाणा की लिटरेसी रेट महिलाओं की अगर यूपी से तुलना करें तो हरियाणा की अच्छी है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय है। लिंगानुपात के रूप में अगर चर्चा करें तो हरियाणा का 879 महिला प्रति हज़ार पुरुष हैं, जबकि यूपी में 912 महिला प्रति हज़ार पुरुष हैं। अगर हम पूरे इंडिया के लेवल पर देखें तो 918 पुरुष महिला प्रति हज़ार पुरुष हैं। तो पूरे इंडिया के लेवल से देखें तो यूपी की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन वो हरियाणा की स्थिति से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। हरियाणा का लिंगानुपात बहुत ज़्यादा कम है, यूपी के तुलना में कम है और देश की तुलना में तो बहुत ही ज़्यादा कम है। इसको रोकने के लिए सरकार ने 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को लॉन्च किया था, जिसका असर हरियाणा में पड़ रहा है। और आगे के समय में भी जब महिलाओं को लिटरेट किया जाएगा, उनको पढ़ाया लिखाया जाएगा, तो उनकी स्थिति और ज़्यादा अच्छी हो सकती है, ऐसी अपेक्षा की जा सकती है। तो अगर इस तरीके से आंसर बता दिया जाएगा तो मेरे ख्याल से इतना उत्तर बताने के लिए मुश्किल से 1-1.5 मिनट लगा होगा, तो ये बहुत ही शानदार उत्तर हो जाएगा। अब थोड़ा सा मैप में देख लें कि पानीपत कहाँ पर है। ये हरियाणा है, पूरा हरियाणा का ये मैप है। इंडिया में देखें तो ये इंडिया में यहाँ पर हरियाणा है, ये जो ब्लैक कलर का रंगा हुआ है ये हरियाणा है। हरियाणा में 22 ज़िले हैं कुल मिलाकर के। तो जो पानीपत है वो उत्तर में ही ये पानीपत है, और यहाँ पे जो थोड़ा सी जगह खाली है यहाँ पर दिल्ली है। चौथा प्रश्न उनसे पूछा गया था जिलों की तुलना करने के बारे में। उत्तर प्रदेश में जो ज़िले हैं उनके बारे में तुलना करने पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं और हरियाणा में कितने ज़िले हैं। तो उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं, हरियाणा में 22 ज़िले हैं।
फिर यूपी से रिलेटेड उन्होंने स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा था कि यूपी में मोस्ट डेवलप्ड एरिया कौन से हैं और मोस्ट डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं। तो अनुज नेहरा जी ने बहुत शानदार जवाब दिया था इसके लिए, और जो कि पूरी तरीके से सही भी है कि मोस्ट डेवलप्ड एरिया में देखा जाए तो जो वेस्टर्न यूपी है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है। जबकि डिस्ट्रिक्ट में देखें तो गौतम बुद्ध नगर, जिसको नोएडा भी बोलते हैं, गाज़ियाबाद, बागपत, ये सारे जो क्षेत्र हैं वो ज़्यादा डेवलप्ड हैं। और अंडर डेवलप्ड में देखें तो ईस्टर्न यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तरी उत्तर प्रदेश और जो ये बुंदेलखंड वाला इलाका है, ये अंडर डेवलप्ड में है। जबकि डिस्ट्रिक्ट में देखें तो सोनभद्र जो कि बुंदेलखंड इलाके में आता है, और सीतापुर जो कि मध्य उत्तर प्रदेश में आता है, ये दोनों अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स के श्रेणी में आते हैं। तो इसका उत्तर हम सीधे सीधे, जैसे उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं और उसमें से मोस्ट डेवलप्ड अनडेवलप्ड सिटीज़ कौन से हैं या एरिया कौन से हैं, तो इसका आंसर हम कैसे बता सकते हैं कि सर उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर के 75 ज़िले हैं। यदि हम उनके विकास के रूप में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो हमें ये चीज़ दिखाई देगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश तुलनात्मक रूप से उत्तर प्रदेश से काफ़ी ज़्यादा, या पूर्वी उत्तर प्रदेश से काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, लिटरेसी के क्षेत्र में, और जो सुविधाएं हैं उनके क्षेत्र में, और जितने भी इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा मात्रा में लगी हैं। जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश जो है काफ़ी ज़्यादा कृषि प्रधान तरीके से है और वो परंपरागत तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है। अंडर डेवलप्ड क्षेत्र आता है पूर्वी उत्तर प्रदेश, जिसमें सोनभद्र, सीतापुर, ये सब बहुत ही ज़्यादा अंडर डेवलप्ड श्रेणी में आते हैं। यहाँ पर लिटरेसी रेट और यहाँ पर जो सेक्स रेशियो है वो भी बहुत ही ज़्यादा बुरी है, और यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास ठीक तरीके से नहीं हो पाया है, कनेक्टिविटी ठीक प्रकार से नहीं है। तो इस प्रकार से हम इन दोनों का अध्ययन कर सकते हैं, ये डिफरेंस है। तो इस तरीके से इसका उत्तर दिया जा सकता है। ये मेरी तरफ से उत्तर है, लेकिन आप इसमें और कितने अच्छे तरीके से बता सकते हैं उसको कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। फिर उनसे इसी में ही पूछा गया कि सोनभद्र अविकसित क्यों है, तो उन्होंने इसका उत्तर बहुत अच्छा बताया था। एक तो ये कि वहाँ पे सॉइल फर्टिलिटी जो है, यानी कि मिट्टी में उत्पादन क्षमता, वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। दूसरा, नक्सलिज्म वाला वहाँ पे समस्या ज़्यादा है, यानी कि शांति व्यवस्था भंग हो जाती है, और कनेक्टिविटी सुविधा वहाँ पर ठीक से नहीं है। सोनभद्र में कौन कौन से ट्राइब्स पाए जाते हैं, तो बक्सा, थारू, भूटिया, ये भी पूछा गया था। पांचवा प्रश्न उनसे पूछा गया था कि मानव जीवन, चूँकि वो रसायन शास्त्र से उन्होंने बीएससी किया था, इसलिए उनसे पूछा गया था कि मानव जीवन रसायन से शुरू होता है और रसायन पर ख़त्म हो जाता है, तो इसको थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए कि कैसे मानव जीवन रसायन से शुरू होता है और रसायन पर ही ख़त्म हो जाता है। तो उन्होंने जो उत्तर दिया था वो नीचे वाला दिया था, लेकिन एक सटीक उत्तर क्या हो सकता है इसके लिए एक लाइन से बता दें ताकि समय ना लगे कि सर ये बात सही है कि मानव का जो जीवन है वो रसायन से ही शुरू होता है और रसायन पर जाकर ख़त्म हो जाता है। ऐसा एक श्लोक भी कहा जाता है कि क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा, अर्थात पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों से मिल करके हमारा शरीर बना हुआ है। हालांकि जल को यौगिक भी कहा जाता है, लेकिन कुल मिलाकर के ये रसायन से संबंधित है और ये हमारे शरीर से संबंधित है। तो हम ये कह सकते हैं कि रसायन हमारे शरीर से सीधा सीधा संबंधित है। इसके अलावा हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज़ होते रहते हैं, बहुत सारे रसायन परिवर्तन होते रहते हैं, या कह सकते हैं केमिकल चेंजेस होते रहते हैं। और जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो हमारा शरीर जो है वो मिट्टी में डिस्पोज हो जाता है, जो कि एक तरीके से कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल प्रक्रिया है या बायोलॉजिकल साइकिल चलता रहता है, और ये पूरी तरीके से रसायन से संबंधित है। इसके अलावा हमारे रोज़मर्रा के जीवन में दवाइयाँ हो गई, साबुन हो गए, कीटाणुनाशक, पेस्टिसाइड्स, ये सभी भी हमारे जीवन के लिए सीधा सीधा उपयोगी हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि रसायन हमारे पैदा होने से लेकर के पूरे जीवन पर्यंत और मरने के बाद भी काम करता रहता है। तो ये इसका उत्तर हो सकता था। आप इसका उत्तर क्या देंगे बता सकते हैं। सोनभद्र इलाका कहाँ पर है ये देख लें, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में चर्चा हुआ था। सोनभद्र यहाँ पर है, ये उत्तर प्रदेश का मैप है, तो सोनभद्र यहाँ पर है। छठा क्वेश्चन उनसे पूछा गया था कि यदि यूपी को 4 भागों में बांट दें तो कैसा रहेगा। तो उन्होंने इसके लिए सीधा सीधा उपाय सुझाना शुरू कर दिया, लेकिन इसका सटीक जवाब क्या हो सकता है वो
बताते हैं, प्रयास करते हैं कि यूपी को 4 भागों में बांट दें, कैसा रहेगा? अगर ये प्रश्न पूछा जाए पीसीएस के इंटरव्यू में या किसी भी इंटरव्यू में, तो हम क्या बता सकते हैं कि सर अभी फ़िलहाल उत्तर प्रदेश का विभाजन 4 भागों में या 3 भागों में करना सही नहीं है। बीच बीच में ये मांग भले ही उठती रहती है, लेकिन इतिहास में देखें तो भाषाई आधार पर राज्यों का गठन जरूर हुआ है, लेकिन प्रशासनिक सुविधा जब तक सही तरीके से चल रही है तब तक इसका बंटवारा करना ठीक नहीं है। और उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, 24 करोड़ की आबादी है, 2.4 लाख किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल है। एक बड़ा आबादी, बड़ा क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश का है। और महात्मा गांधी जी ने भी विभाजन को बहुत ही ज़्यादा गलत माना था। विभाजन करने से, अलग अलग श्रेणियों में बांट देने से या अलग राज्य बना देने से जो क्षेत्र की अखंडता है और जो असंतोष की भावना है वो बहुत ज़्यादा पनपने लगती हैं। हालांकि इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, जैसे कि प्रशासनिक सुविधा बढ़ जाती है, लेकिन इसके बहुत ज़्यादा नुकसान भी हैं, क्योंकि इस क्षेत्रीय अखंडता, एक अलगाववादी मानसिकता, एक असंतोष का भाव पनपने लगता है और फिर बॉर्डर का डीलिमिटेशन किया जाएगा, परिसीमन जिसको कहते हैं किया जाएगा, तो एक राजनीतिक रूप से दिक्कत आएगी। तो इसलिए भी समय को देखते हुए उत्तर प्रदेश का विभाजन करना उचित नहीं होगा। लेकिन इसमें जो दिक्कतें हैं, जैसे कि कनेक्टिविटी है, जैसे कि लिटरेसी के क्षेत्र में काम करना है, जैसे कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करना है, उस चीज़ पे ध्यान दिया जाना चाहिए। एक अच्छे से पॉलिटिकल विल, एक अच्छा प्रशासनिक विल अगर लेकर के लोग काम करेंगे, कुछ अफसर अच्छे से मेहनत करेंगे, पूरी शिद्दत से काम करेंगे, तो उत्तर प्रदेश की जो समस्याएं हैं उससे निजात पाया जा सकता है और उत्तर प्रदेश का विभाजन नहीं करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से ये उत्तर ठीक ठाक लगा होगा, इस तरीके से उत्तर दिया जा सकता था। और अगला प्रश्न है, उनसे जो पूछा गया था कि पानीपत में ही इतनी लड़ाइयाँ क्यों लड़ी गई, पानीपत में ही इतनी लड़ाइयाँ क्यों लड़ी गई, वो इनसे पूछा गया था। तो उसके बारे में हम क्या बता सकते हैं? क्योंकि वो पानीपत से थी, तो इसलिए उनसे पूछा गया कि पानीपत में ही इतनी लड़ाइयाँ क्यों लड़ी गई। तो पानीपत में कौन कौन से युद्ध लड़े गए थे वो भी थोड़ा सा देख लें पहले। एक तो 21 अप्रैल 1526 को पहला पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी उस समय थे और बाबर का आक्रमण हुआ था 1526 में, तो इब्राहिम लोदी को हरा करके दिल्ली पे बाबर का कब्जा हो गया था। तो और दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को हुआ था अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच में, जिसमें हेमचंद्र विक्रमादित्य विजयी हो गए थे। और तीसरा जो युद्ध हुआ था वो 1761 में हुआ था। अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिवराव माओ पेशवा, इनके बीच में हुआ, भाव पेशवा के बीच में हुआ था। तो इसमें अहमद शाह अब्दाली विजयी हो गए थे। अब पूछा गया था इसमें कि इसके कारण क्या हैं, तो हम सीधा सीधा कारण बताएंगे एक लाइन में कि सर पानीपत जो है वो दिल्ली से करीब 150-200 किलोमीटर उत्तर दिशा में है और ये बिल्कुल NH1 जो शेरशाह सूरी मार्ग है वो पानीपत से होकर के गुजरता है। चूँकि जो भी आक्रमणकारी हुए वो नॉर्थ वेस्ट दिशा से भारत में आक्रमण करते थे और जब वो नॉर्थ वेस्ट से भारत में प्रवेश करते थे तो पानीपत एक फर्टाइल लैंड था, एक उपजाऊ लैंड था, एक समतल लैंड था। वहाँ पर कनेक्टिविटी सुविधा अच्छी थी, तो वो राजधानी दिल्ली पे आक्रमण करने से पहले पानीपत पे ही लड़ाई कर लिया करते थे। इस कारण से पानीपत में बहुत सारे लड़ाइयाँ हुई। इस प्रकार से हम बता सकते हैं। अगला जो प्रश्न है उसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। ये मैप भी देख लें, ये न्यू दिल्ली है, नई दिल्ली। नई दिल्ली से उत्तर में जाएंगे तो ये सोनीपत है और ये लाल वाला ये पानीपत है। 8वां प्रश्न उनसे पूछा गया था कि खाप पंचायत के बारे में बताइए।
क्या खाप पंचायत सही है, क्योंकि हरियाणा में खाप पंचायतें बहुत ज़्यादा चलती हैं। तो उन्होंने उसका पक्ष लिया था कि खाप पंचायत सही है, उसमें कुछ समस्याएं हैं, लेकिन उसको कोडिफाई किया जाना चाहिए, उसमें सुधार किया जाना चाहिए, लेकिन खाप पंचायत को ख़त्म नहीं करना चाहिए। तो इंटरव्यूअर को ये बात सही नहीं लगी कि ये खाप पंचायत का पक्ष ले रही हैं। तो इसमें हम सही उत्तर क्या दे सकते हैं, ऐसा उत्तर जिससे कि इंटरव्यूअर को समस्या ना हो, और मेरे ख्याल से वो सही उत्तर भी होना चाहिए। वो ये कि सर, खाप पंचायत जो था वो एक प्रकार से डिसीज़न बॉडी हुआ करती थी, जिसमें एल्डर लोग जा कर के डिसीज़न किया करते थे। 5 लोगों का सरपंच टाइप का वो बनता था। जो असंतोष की भावना या किसी प्रकार का टकराव होता था तो खाप पंचायत उसमें निर्णय करती थी। लेकिन वो अपने निर्णय की प्रक्रिया में कुछ काम गलत भी करने लगी, जैसे कि शादी के कुछ मामलों में ऐसा भी हुआ कि वो युवक और युवती को अलग अलग कर दिए, शादी को रद्द कर दिए, किसी परिवार को सामाजिक तरीके से बहिष्कार कर दिए, गांव से निकाल दिए। कभी कभी ऐसा भी केस आया कि युवक और युवती की हत्या कर दी गई खाप पंचायत के डिसीज़न के कारण। और वैसे भी खाप पंचायत को आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त नहीं है, इसलिए खाप पंचायत जो है वो लोकतांत्रिक अधिकारों के खिलाफ भी है, क्योंकि वो किसी भी प्रेमी युगल या किसी भी ऐसे व्यक्ति जो जिसकी शादी हो गई है उसको तुड़वाने जैसा काम करता है। इसलिए खाप पंचायत पूरी तरीके से गलत है और इसको भारत में बैन भी कर देना चाहिए। अगर ऐसा टाइट स्टैंड लिया जाएगा मेरे ख्याल से ये सही है, क्योंकि खाप पंचायत एक तरीके से जब मान्यता प्राप्त नहीं है वो, और वो अपने प्रकृति में रूढ़िवादी तरीके से है, गलत तरीके से निर्णय करती है। जो संविधान है, संविधान से इतर जाकर के निर्णय करती है, किसी के अधिकारों का हनन करती है। तो ऐसे किसी भी संगठन को भारत में रहना उचित नहीं है। इसका सटीक जवाब और टाइट जवाब, एक अफसर वाला जवाब मेरे ख्याल से ये हो सकता है कि खाप पंचायत को पूरी तरीके से बैन करना चाहिए। और उनको उत्तर भी ये दे सकते हैं कि सर इसके लिए ऑप्शन हम दे सकते हैं कि ग्राम पंचायत को और ज़्यादा टाइट किया जाए, ग्राम न्यायालय की संकल्पना को चरितार्थ किया जाए। ये सब अच्छे से काम करेंगे तो खाप पंचायत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और खाप पंचायत को बैन कर देना चाहिए। इसके लिए आपका क्या उत्तर हो सकता है, आप बता सकते हैं। 9वां प्रश्न, क्या वेस्टर्न ड्रेस जो पाश्चात्य परिधान है उनको क्या कॉलेज में बैन कर देना चाहिए, ये प्रश्न पूछा गया था। तो पाश्चात्य ड्रेस के बारे में या जो ड्रेस महिलाओं के जो पहनावे हैं उनके बारे में मैंने करीब 20-25 मिनट का वीडियो बनाया है, उसको आप देख सकते हैं। इस चैनल पे अपलोडेड है। लेकिन एक शॉर्ट में 12-15 मिनट के इंटरव्यू में अगर एक प्रश्न ये पूछा जाता है तो इसके लिए अगर 50-60 सेकंड बोल दें तो पर्याप्त रहेगा कि सर, कपड़ा पहनना किसी भी व्यक्ति का एक मौलिक अधिकार है। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का कपड़ा पहने तो उसके लिए रोक टोक नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉलेज में, विद्यालयों में जो कपड़े होते हैं, ड्रेस होते हैं, उनका कोडिफिकेशन खुद ही किया जाता है। वो यूनिफॉर्मिटी के साथ लोग कपड़े पहन करके खुद ही आते हैं। लेकिन यदि किसी स्कूल या कॉलेज में परिधान का कोडिफिकेशन नहीं किया गया है तो कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से परिधान को पहन कर आ सकता है। लेकिन ऐसा ना हो कि चड्डी बंडी पहन करके चले जाएं, तो ये भी गलत बात होगी। लेकिन एक जो निश्चित परिधान होना चाहिए, थोड़ा सा कोडिफिकेशन कॉलेज की तरफ से कर देना चाहिए कि आप निश्चित परिधान पहन कर आएंगे, आप चड्डी बनियान पहन करके नहीं चले आएंगे, आप लोअर या चड्ढा पहन करके नहीं चले आएंगे। एक सिंपल सा जो परिधान होता है उसको पहन कर चले आएंगे। तो ये एक छोटा सा कोडिफिकेशन हो सकता है। लेकिन कोई लड़की क्या पहने क्या नहीं पहनी इसके लिए टीका टिप्पणी करना उसके अधिकारों का उल्लंघन है, और किसी तरीके से वेस्टर्न ड्रेस को बैन करना सही नहीं होगा। बल्कि लोगों के नज़रिए को किस प्रकार से धीरे धीरे परिवर्तित किया जाए इस पर ध्यान देना चाहिए। हालांकि किसी के नज़रिए को जल्दी से चेंज कर देना आसान बात नहीं है, लेकिन फिर भी यदि उनको शिक्षित किया जाएगा, उनको एम्पावर किया जाएगा, तो ये स्थिति आएगी कि किसी के ड्रेस पर टीका टिप्पणी करना पीछे हो जाएगा और जो मानवीयता है वो आगे हो जाएगी। मेरे ख्याल से इस प्रकार से उत्तर देने पे पर्याप्त रहेगा इसके लिए। अगला प्रश्न पूछा गया था, 10वां प्रश्न, कि वीमेन का रिजर्वेशन पार्लियामेंट में 33% क्यों नहीं हो पा रहा है। तो इसका जवाब उन्होंने बहुत अच्छा दिया था।
लेकिन इसका जवाब हम कैसे दे सकते हैं कि सर किसी भी लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक रूप से भागीदारी होना सभी लोगों के लिए ज़रूरी है, जिसमें लोगों को मताधिकार, राइट टू वोट के साथ साथ निर्णयन प्रक्रिया में भी उनको भागीदारी बनाया जाए, राजनीतिक चेतना रहे, राजनीतिक रूप से जानकारी रहे, उनको एक आलोचनात्मक बुद्धिमत्ता का विकास हो। ऐसी स्थिति समाज में उत्पन्न होनी चाहिए और महिलाओं को बहुत ज़्यादा शिक्षित करके राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जा सकता है। हालांकि पार्लियामेंट में 33% आरक्षण जैसी व्यवस्था की मांग उठती रही है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो वोट बैंक के लिए क्योंकि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन तुलनात्मक रूप से पुरुषों की अपेक्षा कम होता है, ऐसा देखा जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा शिक्षित या बहुत ज़्यादा जागरूक या पॉलिटिकल रूप से बहुत ज़्यादा चेतना उनके अंदर नहीं होती, बहुत ज़्यादा जागरूकता नहीं होती, जिसके कारण वो समाज में बहुत ज़्यादा अपने आप को बिठा नहीं पाती हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रसारित नहीं कर पाती हैं। इस कारण से वोट बैंक वाली बात आ जाती है। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज़ किसी महिला के ऊपर दांव खेलने से डरती हैं, हिचकती हैं कि ये जीतेंगी कि नहीं जीतेंगी। तो मेरे ख्याल से यदि महिलाओं को बहुत ज़्यादा शिक्षित किया जाएगा, पॉलिटिकल तरीके से एम्पावर किया जाएगा, तो धीरे धीरे उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है समाज में बढ़ती जाएगी और उनको भी राजनीतिक रूप से उनको फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। और जो पहला चुनाव हुआ था लोकसभा का, उसमें 5% महिलाएं लोकसभा में गई थीं, या कहें कि पार्लियामेंट में गई थीं, जबकि 17वीं लोकसभा चुनाव जो 2019 में हुआ था उसमें 14% महिलाएं लोकसभा में गई थीं। हालांकि लोकल गवर्नेंस जो स्थानीय सरकार होती है उसमें 33% रिजर्वेशन की बात कही गई है, और यदि इन क्षेत्रों में काम किया जाएगा तो आशा की जाती है कि आगे के 4-5 सालों में ये 14% जो रिप्रेजेंटेशन है ये बढ़ करके 25, 30, 35% तक चली जाए। तो इस प्रकार से इसका उत्तर दिया जा सकता था। 11वां प्रश्न उनसे पूछा गया था कि सरपंच पति क्या होता है। सिंपल से पूछ लिया कि सरपंच पति क्या होता है। तो इसको बता सकते हैं कि महिलाओं जो स्थानीय सरकार होती है, कि सर स्थानीय सरकार चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे जिला परिषद का हो, सदस्य का चुनाव हो, उसमें महिलाओं का 33% रिजर्वेशन की बात संविधान में कही गई है। लेकिन ऐसा प्रायः देखा जाता है कि महिलाओं के नाम पर, उनके रिजर्वेशन के नाम पर वो चुनाव तो लड़ लेती हैं, लेकिन किसी प्रकार के जो निर्णयन प्रक्रिया होती है, जो डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस होता है, उसमें वो हिस्सा नहीं लेती हैं, बल्कि उनके पति हिस्सा लेते हैं। कहीं पर साइन करना हुआ, कोई डिसीज़न लेना हुआ तो उनके पति ही डिसीज़न लेते हैं, जिसको सरपंच पति कहा जाता है। तो ये उत्तर दिया जा सकता है इसके लिए। अगला प्रश्न उनसे पूछा गया था कि क्या लड़कियों को राइट टू प्रॉपर्टी के तहत अपने जो मूल उनका घर है वहाँ से क्या उनको अपने अधिकारों का जो प्रॉपर्टी संपत्ति का अधिकार है उसके लिए क्या हक अपना मांगना चाहिए। तो इसका बहुत फर्म तरीके से उन्होंने इसका उत्तर दिया था कि सर बिल्कुल महिलाओं को अपने अधिकारों की जो हक है उसको मांगना चाहिए। तो इसका उत्तर ये सही था, और ऐसे इस तरीके से दिया जा सकता है कि सर कि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के बाद से जितनी भी चल अचल संपत्ति है उसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दे दिया गया है, जिससे महिला का सशक्तिकरण होता है। अतः महिलाओं को, पुत्रियों को या लड़कियों को अपने राइट टू प्रॉपर्टी का प्रयोग करते हुए संपत्ति में अपने हक को बिल्कुल मांगना चाहिए। तो इसका उत्तर ये हो सकता था। तो ये 12 प्रश्न अनुज नेहरा जी से पूछा गया था, जिसका उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया था। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग सीख सकते हैं, वो इस वीडियो में बता दी हैं। आशा करते हैं वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अनुज नेहरा से संबंधित या टॉपर्स से संबंधित या यूपीपीएससी से संबंधित अन्य वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।